प्रिय छात्र छात्राओं, आज के इस ऑडियो क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, HD जैन कॉलेज आरा, स्नातक खंड 3 हिंदी प्रतिष्ठा के छठे पेपर में हम लोग काव्य शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन का आरंभ काव्य लक्षण से किया गया था, जिसमें संस्कृत आचार्यों के मतों को कई खंडों में आपके सामने रखा गया और मम्मट की परिभाषा को उन सभी परिभाषाओं में श्रेष्ठ माना गया। अब हम जो अगला भाग है काव्य हेतु, उस पर अपनी दृष्टि दौड़ाएंगे। काव्य हेतु से अभिप्राय है काव्य निर्माण का कारण, किस कारण से काव्य का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत काव्य सृजन की प्रक्रिया, उसके कारणों पर विचार किया जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम काव्य हेतु पर चर्चा करें, उस प्राणी की चर्चा आवश्यक है जिसके कारण यह सारा प्रपंच होता है, और वह प्राणी है कवि। कवि ही नहीं होगा तो काव्य क्या होगा, और काव्य ही नहीं होगा तो उसका लक्षण क्या होगा। इसलिए कवि का सब स्थान सबसे ऊपर है, और कहा भी गया है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। अर्थात कवि की दृष्टि सूक्ष्म होती है, अंतर्भेदिनी होती है, और वह कहीं भी जा सकती है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झांक डाला है। तो जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। कवि की महत्ता साधारण नहीं होती। कवि सामान्य प्राणी नहीं होता। कभी कभी तो पहले रचना आती है, उसके बाद शास्त्र आता है, मगर कभी कभी कोई रचना इतनी उत्कृष्ट हो जाती है कि उसके आधार पर शास्त्र का निर्माण होता है। अब साहित्य में 9 रसों की कल्पना की गई है। सूरदास जी के बाल वर्णन के उपरांत पहले जो वात्सल्य भाव की श्रेणी में आता था, उसे रस माना गया। तो यह कवि की उत्कृष्टता, कवि की पहुंच, कवि की पकड़ पर निर्भर करता है। इसलिए काव्य के स्वरूप के निर्माण में कवि की महती भूमिका है। कवि को मनीषी कहा गया है, परिभू कहा गया है, स्वयंभू कहकर उसकी प्रशंसा की गई है। कवि विश्व का विलक्षण प्राणी होता है। वह भविष्य दृष्टा होता है, आगे की बात देखता है, नवीन सृष्टि का विधायक होता है। वह ब्रह्मा के समान पद का अधिकारी होता है। कवि के बारे में कहा गया है, अपारे काव्य संसारे कविरे कह प्रजापति, यथास्मय रोचते विश्वम तयेदम परिवर्तते। काव्य प्रकाश की पंक्ति है, मम्मट के द्वारा कही गई है। तो फिर भी ब्रह्मा के समतुल्य बताने के बाद भी
ब्रह्मा में और कवि में फर्क है। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण में स्वतंत्र नहीं होते, वह प्राणी के कर्मानुसार सृष्टि रचना करते हैं, करनी पड़ती है उनकी, जिनके जैसे कर्म। उच्च कर्म वाले को उसके हिसाब से जगह मिलती है, अधम कर्म वाले करने वाले को उसके हिसाब से स्थान प्राप्त होता है, मगर कवि की रचना पर कोई नियंत्रण नहीं होता, वह बिल्कुल स्वतंत्र होता है। वह कवि बताया गया है कि कब्री वर्णे धातु से कवि शब्द निष्पन्न हुआ है। तो कवि, संसार में कवियों की कोई गिनती नहीं है, अपरिमित संख्या में कवि हैं, और कवि अपनी रचना के माध्यम से ख्याति प्राप्त करते हैं। कवि जो रस सिद्ध कवि होते हैं, अपनी रचना के माध्यम से अमरत्व को प्राप्त करते हैं। वह उनकी रचना जितनी महत्वपूर्ण होगी, उनका यश संसार में उतना ही टिकाऊ होगा। अनेक रचनाकारों को हम देखते हैं कि वे इस धरती पर नहीं है, लेकिन उनकी रचना है, और उनकी रचना अपनी श्रेष्ठता के कारण समीक्षकों के बीच, पाठकों के बीच टिकी हुई है, और उसका टिकना उस कवि को यश प्रदान करता है। तो कवि जो है अपने कर्म के आधार पर, अपनी रचना के आधार पर, अपने यश रूपी शरीर के द्वारा अमर रहता है। जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, नास्ति येषां जशः काये जरा मरण जम भयम। तो इस तरह से कवि की महिमा अपरंपार है, कवि की महिमा महान है। कवि ब्रह्मा से भी स्वतंत्र है, और कवि जो चाहे वह लिख सकता है, मगर उसकी समीक्षा उसके गुणवत्ता के आधार पर होगी, और भावक ही उसकी श्रेष्ठता तय करेंगे, समालोचक उसकी श्रेष्ठता तय करेंगे, सहृदय उसकी श्रेष्ठता तय करेंगे, या फिर आचार्य उसकी श्रेष्ठता तय करेंगे। तो कवियों के कई भेद किए गए हैं, सारे कवि एक प्रकार के नहीं होते हैं। तो वर्ण काव्य के वर्ण विषय की दृष्टि से कवि के 3 प्रकार बताए गए हैं। शास्त्र कवि, काव्य कवि और उभय कवि। राजशेखर के काव्य मीमांसा में कवियों पर विस्तृत चर्चा है। तो वर्ण विषय के आधार पर कवि के 3 प्रकार बताए गए, शास्त्र कवि, काव्य कवि और उभय कवि। शास्त्र कवि वे होते हैं जो शास्त्र का निर्माण कर काव्य में रस वैभव का समावेश करते हैं, जो शास्त्र का निर्माण करते हैं। काव्य कवि वे होते हैं जो शास्त्र जो बताता है, शास्त्र की जो नीरस नीति निर्धारित है, उसको उक्ति वैचित्र के द्वारा अपनी मनोरम काव्य रचना से उसको जो है उस शास्त्र को भी मनोरम बना देता है, और काव्य तो मनोरम होता ही है।
फिर है उभय कवि, जो दोनों प्रकार की रचना करने में कुशल होते हैं, प्रवीण होते हैं, उन्हें उभय कवि कहा गया है। अब शास्त्र कवि की भी 3 कोटियां बताई गई। ये हैं शास्त्र का निर्माता, शास्त्र में काव्य का सन्निवेश करने वाला और काव्य में शास्त्र को निविष्ट करने वाला। अर्थात एक तो हो गए शास्त्र का निर्माता, छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, आदि आदि शास्त्रों का जो निर्माण करता है वह शास्त्र का निर्माता हुआ। और दूसरा हो गया, दूसरी कोटि हो गई कि शास्त्र में काव्य का सन्निवेश करता है, उस शास्त्र में काव्य को उदाहरण के रूप में डालता है। और तीसरा हो गया काव्य में शास्त्र को निविष्ट करने वाला, कि वह कवि जो अपने काव्य में उस शास्त्र को निविष्ट करता है, उस शास्त्र को काव्य रचना के माध्यम से परिभाषित करता है। अब जैसे रीति काल में कवि हुए तो लक्षण उदाहरण के रूप में कविता हुई। पहले लक्षण दिया कवि ने खुद, उदाहरण रूप में कविता, कविता में ही लक्षण और कविता में ही उदाहरण। अब इसी तरह से काव्य कवि के 8 प्रकार बताए गए। शास्त्र कवि की 3 कोटियां हो गई, शास्त्र का निर्माता, शास्त्र में काव्य का सन्निवेश करने वाला, काव्य में शास्त्र को निविष्ट करने वाला। काव्य कवि के 8 प्रकार बताए गए। ये हैं रचना कवि, शब्द कवि, अर्थ कवि, अलंकार कवि, उक्ति कवि, रस कवि, मार्ग कवि एवं शास्त्रार्थ कवि। ये जो विभाजन है, यह विभाजन काव्यगत चमत्कार पर आधारित है। इसके बाद राजशेखर ने काव्य मीमांसा में अवस्थागत कवि कोटियों का निर्धारण किया है और 10 भेद बताए। अवस्थागत कवि की श्रेणियों का निर्धारण किया है और इसके 10 भेद किए हैं। ये 10 भेद हैं: काव्य विधा स्नातक, हृदय कवि, अन्यापदेशी, सेविता, घटमान, महाकवि, कविराज, आवेशिक, अविच्छेदी एवं संक्रामयिता। अब इसमें काव्य विद्या स्नातक उनको कहा गया जो गुरुकुल जाकर के शास्त्र, व्याकरण, छंद का अध्ययन करते हैं, वैसे कवि को काव्य विधा स्नातक कहा गया। काव्य विधा में वह स्नातक। अब हृदय कवि हैं, तो हृदय कवि वे होते हैं जो अपनी रचना को हृदय में ही छिपा कर रखते हैं, वे हृदय कवि कहलाते हैं। इसके बाद है अन्यापदेशी। वैसे कवि जो रचना तो खुद करते हैं, किंतु इस डर से कि पता नहीं हमने जो रचना की है उसमें क्या क्या दोष है, क्या क्या त्रुटि है, तो दोष के भय से वो दूसरे की रचना बतला दे। अर्थात रचना उसकी रहे, लेकिन रचना दोष के डर से वह
कहे कि यह रचना दूसरे की है, फलाने की है। ऐसा जब होगा तो उस कवि को अन्यापदेशी कवि कहेंगे। फिर है सेविता, तो इसके अंतर्गत वे कवि आते हैं जो प्राचीन कवियों की छाया ग्रहण कर काव्य रचना करते हैं। और बहुत सारे कवि हुए हैं जिन्होंने प्राचीन कवियों की छाया ग्रहण कर काव्य रचना की है। खुद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। तो प्राचीन कवियों की छाया ग्रहण करना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे पूर्व में क्या क्या हुआ है, कैसी रचनाएं होती रही हैं, आधार क्या है, इसको समझ लेना कोई अनुचित बात नहीं है। इसके बाद आते हैं घटमान कवि, जो छोटी मोटी रचना करे, टूटी फूटी रचना करे, टुकड़ों में करे, वह घटमान कवि कहलाता है, घटा हुआ मान। इसके बाद है महाकवि। तो श्रेष्ठ प्रबंध रचना करने वाला, श्रेष्ठ प्रबंध का निर्माता, श्रेष्ठ प्रबंध के निर्माण में जो निपुण होता है, कुशल होता है, वह महाकवि कहलाता है। और साहित्य में कई महाकवि हुए हैं। महाकवि कालिदास, महाकवि चंद्रवरदायी, महाकवि तुलसीदास, महाकवि सूर, महाकवि बिहारी। तो बिहारी तो प्रबंध की रचना उन्होंने नहीं की है, और सूर ने भी प्रबंध की रचना नहीं की है, लेकिन लोग उन्हें महाकवि कहते हैं। उनके काव्य की गंभीरता, काव्य की उदात्तता को ध्यान में रखते हुए महाकवि जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने प्रबंध काव्य की रचना की, महाकाव्य लिखा। तो महाकवियों की श्रेणी ये है। इसके बाद आते हैं कविराज, जो सबसे ऊंची पदवी है और प्रत्येक प्रकार के प्रबंध एवं प्रत्येक रस में स्वतंत्रता पूर्वक रचना करने वाला रचनाकार कविराज कहलाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं, जिन्होंने सभी प्रकार की शैलियों का भी, सभी प्रकार के रसों का समग्रता से रामचरितमानस में वर्णन किया है। तो ऐसे कवि जो होते हैं वे कविराज कहलाते हैं, कविराज की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद है आवेशिक। आवेशिक कवि वह होता है जो मंत्र तंत्र की उपासना द्वारा आवेश में आकर रचना करे, जबकि साहित्य की यह परिभाषा नहीं है। साहित्य हृदय के मनोवेगों का प्रगटीकरण है, हृदय के उबाल का प्रगटीकरण है। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। हृदय की वेगवती विचारधारा जब सब्र का बांध तोड़ती है तो कविता के रूप में वह बाहर आती है। तो आवेशिक कवि मंत्र तंत्र की उपासना के द्वारा आवेश में आकर जो रचना करते हैं वे आवेशिक कवि कहलाते हैं। इसके बाद एक श्रेणी है अविच्छेदी।
बिना विच्छेद के, बिना तोड़े हुए, बिना टुकड़ा किए, बिना किसी प्रतिबंध के इच्छानुसार रचना करने वाला कवि अविच्छेदी कवि कहलाता है। इसके बाद एक श्रेणी है संक्रामयिता। संक्रामयिता में उस श्रेणी के कवि आते हैं जो मंत्र सिद्ध होकर कुमारों या कुमारी कन्याओं में काव्य का संचरण करते हैं। ऐसे कवि जो होते हैं वे संक्रामयिता होते हैं। तो इस तरह से हमने आपको राजशेखर की काव्य मीमांसा के आधार पर अवस्थागत कवियों के जो 10 भेद हैं उन भेदों पर चर्चा की। काव्य विधा, स्नातक, हृदय कवि, अन्यापदेशी, सेविता, घटमान, महाकवि, कविराज, आवेशिक, अविच्छेदी एवं संक्रामयिता। तो इस तरह से अब इसके बाद प्रतिभा के आधार पर भी कवियों के भेद किए गए हैं। हमने अभी तो वर्ण विषय के दृष्टि से कवि के भेद हमने बताए, 3 प्रकार, शास्त्र कवि, काव्य कवि, उभय कवि। इसके बाद में अवस्थागत कवि कोटियों के आधार, कवि के अवस्थागत अवस्था के आधार पर 10 भेद बताए। इसके बाद प्रतिभा के आधार पर भी कवियों की श्रेणियां की गई हैं और ये 3 श्रेणी है: सारस्वत, आभ्यासिक, औपदेशिक। 3 प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं। सारस्वत जिसे नैसर्गिक कहते हैं, सरस्वती पुत्र जो होता है। आभ्यासिक, अभ्यास के द्वारा। औपदेशिक, उपदेश ग्रहण करते हैं। तो प्रतिभा के आधार पर कवियों के 3 प्रकार बताए गए। अब प्रतिभा के भी 2 प्रकार हैं: कारित्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। कवियों में कारित्री प्रतिभा होती है। कवियों के अंदर कारित्री प्रतिभा होती है जिसके बल पर वे काव्य सृजन में प्रवृत्त होते हैं। और भावित्री प्रतिभा जो है वह रसज्ञ के हृदय में होती है, सहृदय के हृदय में होती है, आलोचक के हृदय में होती है। इसी भावित्री प्रतिभा के बल पर सहृदय या आलोचक या समीक्षक काव्य का पल्लवन करते हैं, काव्य की व्याख्या करते हैं, काव्य से रस की प्राप्ति करते हैं और काव्य के स्तर के हिसाब से उसकी समीक्षा करते हैं। और इसी के द्वारा कवि के परिश्रम का मूल्यांकन होता है। कवि जो श्रम करता है काव्य सृजन में, उस श्रम का मूल्यांकन भावित्री प्रतिभा संपन्न लोग करते हैं। भावक, सहृदय, आलोचक। सहृदय में भी जिसके अंदर जितनी भावित्री प्रतिभा होगी वह अर्थ को उतनी दूर तक ले जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अर्थ की व्याख्या करने में कोई पीछे रह जाता है, कोई आगे कुछ दूर आगे बढ़ जाता है, कोई बहुत दूर निकल जाता है। और उसी में जो विद्वान होते हैं, भावित्री प्रतिभा से लबालब होते हैं, उनकी व्याख्या जो है वह
सामान्य जनों के समझ से ऊपर होती है। तो यह भाव इत्री प्रतिभा सहृदय या आलोचक के पास होती है, जिसके बल पर कवि ने अपनी काव्य रचना के माध्यम से जो श्रम किया है और जो बतलाने की कोशिश की है उसको पल्लवित करता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाव प्रतिभा संपन्न सहृदय या आलोचक किसी रचना के अर्थ को इतनी दूर तक खींच ले जाते हैं जहां तक कि कल्पना खुद जो है वह कवि नहीं करता है। तो ये कार्य प्रतिभा और भाव इत्री प्रतिभा में भेद है। कार्य इत्री प्रतिभा कवियों में होती है और भाव इत्री प्रतिभा जो है सहृदय और आलोचक में होती है। तो वैसे तो और भी कुछ भेद किए गए हैं कवियों के, लेकिन संक्षेप में कवि के संबंध में इतनी जानकारी पर्याप्त है कि हमने बताया कवि ब्रह्मा के समतुल्य होते हैं, बल्कि काव्य रचना में वे ब्रह्मा से ज्यादा स्वतंत्र होते हैं। और कवि कर्म वह श्रेष्ठ कर्म है जिसके द्वारा कवि जो है उनका जस रूपी शरीर अमर हो जाता है, अमरत्व को प्राप्त करते हैं। सदियों पूर्व लिखे गए काव्य भी इसलिए स्मरण किए जाते हैं कि वह काव्य लोक के लिए ग्राह्य है, उसमें श्रेष्ठता है, उसमें मनुष्य को संदेश देने की क्षमता है, शक्ति है, वह मानव जीवन को अनुप्राणित करता है, प्रेरित करता है, उत्साहित करता है। इसलिए काव्य रचना के माध्यम से कवि यश की प्राप्ति करते हैं और उनका वह यश शरीर के चले जाने के बाद भी इस संसार में मौजूद रहता है। और कवियों के भेद हमने बतलाए, वर्ण विषय की दृष्टि से, अवस्था की दृष्टि से और प्रतिभा की दृष्टि से। तो इस तरह से समझते हैं कि कवियों को लेकर एक समझ जो है हमारे छात्र छात्राओं के अंदर इस ऑडियो क्लास के माध्यम से विकसित हुई होगी। हमारे छात्र छात्रा निश्चय ही लाभान्वित हुए होंगे। तो कवि से संबंधित इस वर्ग को अब यहाँ पर समाप्त मानते हैं और आगे काव्य हेतु से संबंधित चर्चा जो है वह अगले क्लास में की जाएगी। तो इस वर्ग के लिए इतना ही। धन्यवाद।